तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर, क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। लास्ट टाइम पर हम हर एक भर्ती परीक्षा के लिए महामैराथन लेकर के आते हैं। कल हमने एमपीजीके की 500 प्रश्नों की महामैराथन करवा दी थी और आज हम आपके लिए संपूर्ण विज्ञान यानी कि कंप्लीट साइंस की महामैराथन लेकर के आ गए हैं मैराथन स्पेशलिस्ट अतुल शुक्ला सर के द्वारा। इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट इन चारों सब्जेक्ट के 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो एमपीईएसबी एपटेक ने मार्च 2025 से अब तक पूछे हैं। जो आपका आबकारी का एग्जाम हुआ है, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, एमपीएसआई प्री मेंस हुआ है, इन सब के प्रश्नों को एक साथ में आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है आगे आने वाले सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। और 4 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके हर शिफ्ट में इसी 500 में से साइंस में प्रश्न देखने को मिलेंगे, डेरिवेशन को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर हम फैक्ट कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे और जो अस्पताल सहायक की क्लासेस चल रही हैं वो भी सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 500 प्रश्न है तो वीडियो थोड़ी स्पीड में चलेगी, है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए ये रहा पहला प्रश्न। देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2 बार ये पूछा गया था, एमपीएसआई प्री एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यंत्रों से प्रश्न आते हैं। अगर आपने एग्जाम दिया होगा अभी तक एमपीएसबी एपटेक का, आपने देखे होंगे कि ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 देखिए, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ? तो अर्थ के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो 11.2 किलोमीटर होता है। पलायन वेग का क्या अर्थ है? पलायन वेग का अर्थ है अगर आप इतनी स्पीड से किसी चीज को फेंकते हैं और वो क्या करेगा? पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, फिर वो कभी लौट करके नहीं आएगा। तो वो कितनी वेग से हम फेंके कि ऐसा हो जाए? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम फेंकते हैं तो ये प्रक्रिया होगी। इसी स्पीड से उपग्रहों को भेजा जाता है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण अलग होता है। 9.8 जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण, जी का मान होता है वो, ठीक है, और ये पलायन वेग है। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कल हम जब उसका क्या नाम है अस्पताल सहायक का आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसमें भी हमने ये प्रश्न रखा था। तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं ये कल भी आपको हम बता चुके हैं। मायोपिया में क्या होता है? जैसे आपकी ये आंख है, ठीक है, ये आंख है आपकी, सुंदर सी आंख है, आप कैसी भी बन गई हो, तो जो प्रतिबिंब होता है ना वो आंख के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अगर आपको स्पष्ट दिखाई देना है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन मायोपिया में क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। आगे बन गया तो फिर आपको दिखाई नहीं देता है। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है लाओ तुमको लेंस लगा देते हैं। तो वो जो लेंस लगाता है वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज क्यों करते हैं? अवतल लेंस क्या करता है? चीजों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर इसके पास में आएगी तो ये इसको फैलाने का काम करता है। तो अभी तक आपका जो प्रतिबिंब था वो यहां पर बन रहा था रेटिना के आगे। अवतल लेंस लगाते ही ये इसको फैला देगा और इसको ले जाकर के रेटिना पर बनाने लगेगा। जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनना शुरू होता है आपको स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए हम निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में किसका प्रयोग करते हैं? मायोपिया में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है प्रतिबिंब, तो भी नहीं दिखाई देता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है? जो चीजें फैली हुई है ना उनको एक जगह पर ला करके इकट्ठा करता है। तो ये जो चीज फैल रही थी इसको वापस से ला करके रेटिना पर बनाने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। इसलिए हम दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चीजें समझ में आ गई एकदम आपको? चलो, थोड़ा सा समय लग जाता है कहीं कहीं पर क्योंकि ये प्रश्न है ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं ना, तो इस पर आप समय दे सकते हैं, इसके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपके सामने, वही आ गया। दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। समझा तो आपको दिया ही है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं
भाई अब एग्जाम पैटर्न चेंज होने वाला है, ठीक है ना, एमपी में। तो उससे पहले 2 एग्जाम हैं जिनमें प्री एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर जिन लोगों ने भी इसके फॉर्म भरे हैं वो लोग इसमें सिलेक्शन ले लो भैया, बहुत बढ़िया चांस है। इसके बाद में एमपी में जॉब लेना मुश्किल साबित होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप सबको पता है एमपी पुलिस का फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्रीमेंस का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलते हैं और लोगों को बहुत फायदा होता है। अभी रचना रामदेव जी जो सेकंड रैंक लेकर के आई हैं एमपी पुलिस में, उन्होंने भी यहाँ से तैयारी की थी सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपी पुलिस से, और एमपी पुलिस सुपर सिलेक्शन नोट्स ग्रुप में वो शामिल थी, ठीक है। तो अभी हमने मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। अगर आपके पास में अभी भी 4 से 5 दिन का भी समय है, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उन लोगों के लिए विशेष कर से, तो आप ये नोट्स लेकर के तुरंत तैयारी में लग जाइए। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स रहेंगे। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने तैयारी नहीं की है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद में सिलेबस कंप्लीट होते ही साथ साथ में ही आपको एक ही बार में प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट के अलावा मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा टॉप 500 जो हमने करंट अफेयर करा रखे हैं पूरी 1 साल की इंडिया करंट अफेयर, वो आपको मिल जाएगी। लगभग 200 प्रश्न हमने एमपी करंट अफेयर के करा रखे हैं, जैसे कि मार्च महीने का, अप्रैल का और मई का भी हमने करवा दिया। अब मई का नहीं करवाया, शायद अप्रैल का करवाया है, मई का भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो मई का ये सब करंट अफेयर आपको एमपी करंट अफेयर भी मिल जाएगी। इसके अलावा लगभग 3500 के आसपास हमने टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत जो है प्रश्नों को कवर किया है। तो वो सारे के सारे एमसीक्यू, लगभग 3000 के आसपास एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के मिला करके, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके 100 एमसीक्यू करवा रहे हैं। इसके अलावा जो टॉप 500 सीरीज चालू की हमने महामैराथन की, जैसे कि एमपीजी के कल करवा दी है, तो उसकी भी पीडीएफ आपको 500 प्रश्नों की इसी में मिल जाएगी, ठीक है। और आगे जितनी भी महामैराथन आती रहेंगी उन सब की पीडीएफ आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक मिलती रहेगी। एग्जाम एनालिसिस कराएंगे उसकी भी पीडीएफ आपको साथ साथ में देते रहेंगे। इतना सब कुछ मटेरियल आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ऐप पर जो नोट्स डाले जाते हैं वो अपडेट नहीं होते। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया तो उतना ही रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, आपको नोट्स देने के बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देते हैं, जहां पर हम डेली अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। डेली नए नोट्स वहां पर जो है आते रहते हैं। तो एग्जाम तक आपके पास में 4500 के आसपास एमसीक्यू हो जाएंगे, ठीक है। कैसे प्राप्त करना, छोटी सी प्रक्रिया, डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे एग्जाम के आखिरी दिन तक। आप चाहते हैं कि सर हमें थ्योरी नहीं चाहिए, केवल एमसीक्यू चाहिए, लगभग 3,500-4 हजार एमसीक्यू मिल जाए, प्रैक्टिस सेट मिल जाए, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिल जाए, 500 ये मिल जाए, तो मात्र 129 रुपए में आप ये केवल एमसीक्यू प्राप्त कर सकते हैं। थ्योरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जो भी चाहिए उतना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपने नोट्स प्राप्त कर लीजिए, ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइए। इसके अलावा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की जो वैकेंसी आई है उसके भी सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। थ्योरी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, 3 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, और उन तीनों पेपर सेट की आपको पीडीएफ इसमें मिलने वाली है। इसके अलावा एग्जाम, जब आपका एग्जाम शुरू होगा तब तक आपके पास में लगभग 3500 के आसपास जो है एमसीक्यू पहुंच चुके होंगे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के। टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी हम दे रहे हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद के टॉप 100 एमसीक्यू हम दे चुके हैं। इसके अलावा अम्ल, क्षार एवं धातु के टॉप 100 एमसीक्यू दे चुके हैं। जयशंकर प्रसाद के टॉप 50 एमसीक्यू दे चुके हैं। द्विघात समीकरण ट्रिक वाली वीडियो कराई, उसके टॉप 50 एमसीक्यू दे दिए हैं। और आज हम कराने जा रहे हैं हिंदी का एक लेसन करवाएंगे और एक इंग्लिश का लेसन करवाएंगे, ठीक है। नेताजी का चश्मा जो है वो आज करवाने वाले हैं हिंदी में, और आपका ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज इंग्लिश में करवाने वाले हैं। तो जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अस्पताल सहायक की, वो लोग भी मात्र 128 रुपए करके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और सभी नोट्स अपने प्राप्त कर सकते हैं। वही प्रक्रिया है, इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तुरंत आपको नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, ठीक है भाई। सारी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्पीड में चलते हैं आगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपके सामने। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, ओम जो है वो प्रतिरोध को मापने की इकाई है। देखो केवल डेरिवेशन नहीं करवाएंगे इसमें, वन लाइनर सारे फैक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन के जो 2-3 प्रश्न आते हैं वो आप कर लेना, नहीं तो समय मिलेगा तो हम ही करवा देंगे। बाकी जो प्रश्न आएंगे वो आपके इसी में से आ जाएंगे। चलो, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ठोस में, स्टील में सबसे अधिकतम चाल होती है। इसके बारे में आपको हमने समझाया भी था कि जब आप जो पटरी होती है, ट्रेन की पटरी, उस पर कान रखकर सुनते हैं तो आपको पहले पता चल जाता है, मतलब ट्रेन दिखाई भी नहीं देती, उससे पहले आपको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जितना सॉलिड माध्यम होगा, जितने अणु पास पास में होंगे, ध्वनि उतनी तेजी से गमन कर पाएगी। अब ये ठोस के अणु सबसे नजदीक होते हैं तो ध्वनि तेजी से इसमें गमन करती है ना, और आपको सुनाई पड़ जाता है। और जो मतलब हवा में जो आपको हॉर्न सुनाई देता है वो हॉर्न लेट सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि यहां हवा में इतनी ज्यादा सघनता नहीं होती है ना, तो माध्यम नहीं मिल पाता है ध्वनि को गमन करने के लिए, इसलिए आपको काफी देर में हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ती है। उससे पहले आपको पटरी पर कान रख करके पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है। तो ध्यान रखना,
वायु को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि प्रकाश निर्वात में सबसे तेजी से गमन करेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और जो वायु होगी वो निर्वात में गमन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको एक वाहन की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए, और निर्वात में कुछ भी नहीं रहता है। तो प्रकाश के आगे प्रश्न आगे तो प्रकाश के बारे में समझा देंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो ठोस में यानी स्टील में सबसे अधिकतम चाल होती है। आगे बढ़िए। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सोनार में क्या होता है, जैसे कि ये पनडुब्बियां हैं, मान लीजिए पनडुब्बी है, इसको नहीं पता कि ये आगे क्या है, मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, अब दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सोनार टेक्निक से क्या पता चलता है कि यहाँ से ये किरण जाती है, इससे टकराती है और वापस लौट करके सोनार पे आती है। सोनार रिकॉर्ड कर लेता है कि कितनी दूरी पर ये चट्टान है और कितनी मोटी चट्टान है, फिर यहाँ से ये लोग ऐसे इस तरह से क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र की गहराई, समुद्र की दूरी को मापने के लिए सोनार टेक्निक का प्रयोग करते हैं। इसमें जो यंत्र लगा रहता है उसको हम फेदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेदोमीटर कहते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला रंग दिखाई देता है आकाश का। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला। ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। RGB, जैसे हम जिस माइक में पढ़ा रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं RGB लाइट माइक। इसमें क्या है? रेड, ग्रीन और मतलब लाल, हरा और नीला, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये तीनों कलर इसमें जल रहे हैं वर्तमान में, तो हम इसको RGB लाइट कहते हैं। तो ऐसे आप ध्यान रखना कि प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? RGB, लाल, हरा और नीला, ये प्राइमरी कलर होते हैं। इनसे ही मिलकर के बाकी सारे कलर बनते जाते हैं, ठीक है। अगला, डायनामो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये भी आपका आबकारी में पूछा गया था, कांस्टेबल में ही पूछा गया था कि डायनामो क्या कार्य करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का तापमान अधिकतम होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह प्रश्न हम आपको अस्पताल सहायक में भी करवा चुके हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वॉटसन और वॉट महोदय के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। अगला, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह भी कई बार पूछा गया है। तो नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? अणु आपस में जुड़ करके जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो संलयन में अणु आपस में जुड़ते हैं, विखंडन में अणु आपस में टूटते हैं। तो सूर्य में क्या होता है? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि उसमें अणु जुड़ करके ऊर्जा का निर्माण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो नाभिकीय संलयन। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखिए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये सारे एप्टेक वाले प्रश्न हैं जो मार्च 2025 से अब तक पूछे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रोंटगन महोदय ने। ज्यादातर केवल रोंटगन लिख करके आ जाता है, तो रोंटगन महोदय ने एक्सरे की खोज की थी। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है? तो चांदी। इसके बारे में पहले बता चुके हैं आपको कि चांदी में बहुत तेजी से करंट दौड़ता है, इसीलिए, लेकिन चांदी के तार तुम वहां पर तो लगा नहीं सकते हो ट्रांसफार्मर में, नहीं तो चांदी के तार चोरी हो जाएंगे ना। तो फिर किसका यूज करते हैं? या तो कॉपर का यूज करेंगे या एल्यूमिनियम का। तो चांदी के बाद नंबर आता है कॉपर का, कॉपर के बाद नंबर आता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के बाद लोहे का नंबर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि चांदी में सबसे तेजी से ऊर्जा का प्रवाह होता है, सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। प्रश्न नंबर 23 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। कई बार पूछा गया है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ध्यान रखना है। दूध को मथने से क्रीम को अलग होने का कारण क्या है? किस वजह से क्रीम क्यों अलग हो जाती है? तो ये अपकेंद्री बल की वजह से। देखो, वॉशिंग मशीन क्या काम करती है? अपकेंद्रण पर कार्य करती है। और दूध से जो है, आपने देखा होगा कि मम्मी लोग जो है पहले इस तरह से उसमें दूध रख देती थी, ऊपर मथनी लगा देती थी, फिर ऐसे घुमाती रहती थी। उससे क्या होता था कि दूध जो है, दूध और क्रीम अलग हो जाया करता था। वो कौन सी प्रक्रिया है, किस वजह से ऐसा होता था कि दूध और क्रीम अलग हो जाता था? तो वो अपकेंद्री बल की वजह से दूध और क्रीम अलग हो जाता था। चलिए, अब कुछ प्रश्न रसायन विज्ञान के देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि जो लाफिंग गैस होती है, ये भी कई बार पूछा गया है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सूत्र N2O होता है। इसका सूत्र भी कई बार पूछा गया। N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है भैया? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, इसी वजह से ये ऊपर उठ जाती है, ठीक है। अगला, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, क्योंकि ये सबसे स्वच्छ ईंधन होता है और ये जलने के बाद में पानी का निर्माण करता है, H2O का निर्माण करता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला देखिए,
प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मध्य प्रदेश में हीरा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? ये भी कह सकते हैं भारत में हीरा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा जिला है। देखते हैं एमपी जीके की कितनी तैयारी है आपकी, ठीक है। बाकी आगे अभी एमपी जीके के भी कुछ प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट को भी हमने शामिल किया है ना, पर्यावरण को, तो पर्यावरण से संबंधित एमपी के जो प्रश्न होंगे वो आगे मिलेंगे। चलिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ये तो लगभग 4-5 बार पूछा जा चुका है। आबकारी में भी पूछा था, पुलिस कांस्टेबल पूछा था, एमपीएसआई में भी पूछा था। पीएच मान से बहुत प्रश्न आते हैं। एक काम करेंगे, पीएच मान के ऊपर अलग से एक 5 मिनट की वीडियो बना देंगे, तो जितने पीएच मान पूछे गए ना वो सारे कवर कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले। देखो, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो फॉर्मिक एसिड या फिर मेथनोइक भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। या तो मेथनोइक लिख के आएगा या फिर आपके सामने लिख के आएगा क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक और मेथोनिक एक ही बात है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ध्यान रखना आपको। लगे हाथ धामन सोडा भी देख लेते हैं। धामन सोडा जिसे कपड़े धोने का सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और Na2CO3 होता है। सर याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूजन हो रहा है। तो भाई खाने का सोडा, मान लीजिए आप, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं जो बाहर रहते हैं और खाना नहीं बना पाते, तो खाने के लिए बाई को रखते हैं, ठीक है। बाई आती है, खाना बना के चली जाती है। तो ऐसे ध्यान रखना है कि अगर नाम के बीच में बाई शब्द आए तो खाना बनाएगी, तो खाने का सोडा हो गया। तो बाई शब्द अगर आएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, और अगर बाई शब्द नहीं आ रहा है तो वो धोने का सोडा हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम। ये बहुत पूछा था एमपीएसआई में भी कि सबसे भारी धातु कौन सी है, ऊपर से नीचे चलने पर इसमें विद्युत ऋणात्मकता में क्या फर्क आएगा, ये सब कराएंगे, ठीक है। तो ओस्मियम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो यह है पारा, जिसे हम मरकरी कहते हैं। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ये ब्रोमीन है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों को ध्यान रखना है। अगर आपसे धातु पूछी जा रही है तो पारा यानी कि Hg हो जाएगा। अगर आपसे अधातु पूछी जा रही है तो ब्रोमीन यानी कि Br हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, पेंसिल की लेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो काठ की पेंसिल होती है अपन लिखते हैं ना, वो नीचे जो नुक होती है उसको ग्रेफाइट से बनी होती है, उसको लेड पेंसिल कहते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन होता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी ज्यादा हमको कोयले से ऊर्जा मिलेगी, तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला मानते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के एलपीजी बनती है। मिथाइल मरकैप्टम इसमें मिलाते हैं जिससे कि हमको उसकी गंध पता चलता रहे, नहीं तो पता चला कि फैल रही है हमको पता ही नहीं चल रहा है ना, इसलिए उसमें मिथाइल मरकैप्टम मिला देते हैं। अगला देखिए, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, ठीक है मेरे भाई, बढ़ जाता, घटता नहीं है। लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि भाई अगर जंग लगेगी तो लोहा खराब होगा, घट जाएगा। ना भैया, लोहा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जंग लगने के बाद में उस पर और एक्स्ट्रा परत चढ़ जाती है, ठीक है, जंग की, तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो जंग लगना किसका उदाहरण हो जाएगा? ऑक्सीकरण की वजह से होता है। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में जंग लग जाती है तो लोहा खराब हो जाता है। खट्टे फलों, नींबू संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, इसको मार्स गैस कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? दिल्ली में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। और ये आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2 बार पूछा गया था, 2 से 3 बार। हम हर एक एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं तो ध्यान रहता है कि हाँ भाई कौन से एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख घटक, प्रमुख और क्या होता है एल्यूमिनियम का? तो बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख घटक होता है। अगला, चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस कर देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया रंग का कर देती है। अगला, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? CB देसाई ने। आंसू गैस का जो टीयर गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है। हाँ, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। एक बार एमपीएसआई में पूछा था कि भैया लोगों को याद नहीं था कि अश्रु गैस का भैया नाम क्या होता है? तो अश्रु गैस का नाम होता है क्लोरोपिक्रीन। सोने, गोल्ड को किसमें घोला जा सकता है? तो सोने को घोलेंगे एक्वा रेजिया, जिसे हम अम्लराज कहते हैं, उसमें सोने को घोला जा सकता है। और ये कठिन, इतना खतरनाक अम्ल होता है ना कि किसी भी पदार्थ को जो है इसमें गला सकता है। इवन जो हमारा दांत का इनेमल होता है जो सबसे कठोर होता है उसको भी ये गलाने की क्षमता रखता है, एक्वा रेजिया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बायोलॉजी के टॉप 25 देख लेते हैं, उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। चलिए, बायोलॉजी के कुछ प्रश्न देखिए।
प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? आप जानते हैं कितनी बार पूछा गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जिसे हम जांग की हड्डी कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये स्टेपीज हड्डी जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। मास्टर ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो जो O नेगेटिव होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो सर्वग्राही भी लगे हाथ, देख लो सर्वग्राही कौन सा है? तो AB पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है। सर्वदाता का मतलब है सबको रक्त दे सकता है, सर्वग्राही का मतलब है सबसे रक्त ले सकता है। ठीक है। आगे, लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल कितना होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 120 दिन जो है RBC का जीवन काल होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन से विटामिन का प्रयोग होता है? तो विटामिन K का प्रयोग होता है। ये आपके एग्जाम में 101% आएगा, 101% आएगा। ये क्वेश्चन तो आउट कर दिया है, ठीक है ना। तो विटामिन K का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग जो है वो विटामिन C की कमी से हो जाता है। अगला, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। कल हमने जब अस्पताल सहायिका प्रैक्टिस सेट कराया था तो बहुत डिटेल में इसमें अल्फा बीटा कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, ये सब आपको कल हमने कराया था। अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा जो स्किन होती है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर महोदय ने। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफिलिस के काटने से। आगे बढ़ते हैं, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज एजिप्टी के काटने से डेंगू नामक ज्वर होता है, डेंगू नामक बुखार होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण है, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, वो टाइफाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग हम इसी को कहते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 206 हड्डी होती हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पोलियो की वैक्सीन किसने विकसित की थी? जोनास सॉल्क ने। ये वैक्सीन वगैरह पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया होगा, जिसे हम अरक्तता कहते हैं। शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। चलो अब हम अगले 25 प्रश्न देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के, यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के। और इसमें आपका एमपी से रिलेटेड भी प्रश्न रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एमपी में एनवायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इकोलॉजी की दृष्टि से एमपी अपना नंबर 1 पर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस का जो है रिसाव हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, कई बार पूछा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत आप सबको पता है, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें जब नहीं आएंगी तो हम जो है स्किन कैंसर से बच सकते हैं। पराबैंगनी किरणों के आने से स्किन कैंसर नामक रोग हो जाता है और ओजोन परत जो है वो इसको रोकने का काम करती है। आगे बढ़ते, किसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है। आगे देखिए 79, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन होती है, बहुत पूछा जाता है डॉप्सन। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर ये कब शुरू किया गया था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये जो अपना मतलब कि पूरा का पूरा वातावरण है इसको गर्म कर देती है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर में रिसाव होता है। ग्लेशियर में रिसाव होने से जो उसकी ग्लेशियर का पानी होता है वो नदियों में आता है, नदियों में बाढ़ आती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। ये पूरी प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। इसका मुख्य रीजन CO2 गैस होती है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? अति महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस परत के संरक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटकर ने किया था। यह प्रश्न अभी MPSI मेंस में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए, रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो जो संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीव होते हैं, यानी कि जो अब खत्म होने वाले हैं, अब मिल ही नहीं रहे, जैसे कि सोनचिरैया हो गया, ठीक है। तो इन सबको रखने वाली जो बुक होती है उसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये पर्यावरण के प्रश्न है, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखिए, सफेद बाघों की भूमि किसे कहा जाता है? रीवा को सफेद बाघों की भूमि कहते हैं। आगे बढ़िए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और SO2 मिलकर के अम्ल वर्षा करवाते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा? दूधराज, जिसको हम एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं, दूधराज कहते हैं, नाम इसका वैज्ञानिक वाला ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा है, बारहसिंगा इसको कहते हैं। सर्वस डुआ सेली इसका नाम हो जाता है।
भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है, 1986 में इसको घोषित किया गया था पहला बायोस्फीयर रिजर्व, ये एमपीएसआई में पूछा गया था। लाइकेन किस प्रदूषण के सबसे अधिक सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण और स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड के जो है मतलब मुख्य सूचक माने जाते हैं लाइकेन। जहां पर लाइकेन ज़्यादा होंगे समझ लीजिए वहां पर प्रदूषण बिल्कुल खत्म है, प्रदूषण नहीं है, और जहां पर लाइकेन नहीं है समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, मतलब प्रदूषण में लाइकेन रह ही नहीं पाते हैं। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये केरला में स्थित है। राजाजी कहां पर है? राजाजी उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में की गई थी। तो 92 में एलिफेंट, 73 में टाइगर। आगे बढ़ते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा यूज में हो रही है इसलिए। ठीक है, एलपीजी का खेल खत्म हो गया है, बहुत मुश्किल से मिल रही है सिलेंडर, तो सिलेंडर को लेकर के लोग बहुत परेशान है भैया। चलो अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो जे टॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पावर का एसआई मात्रक वॉट होता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये पूछा गया था। परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो ये वाली जो वीडियो है ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बार ये माइनस मार्किंग रखी जा रही है। तो साइंस हो गया, मैथ तो वैसे भी कमजोर पूछता है, बहुत हाई फाई मैथ नहीं पूछता है। तो साइंस, मैथ और इंग्लिश इसको बहुत हाई फाई लेवल का नहीं पूछेंगे। ठीक है, नॉर्मल लेवल ही रखेंगे क्योंकि पहली बार ये ट्राई किया जा रहा है माइनस मार्किंग का खेला, इससे पहले कभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट एकदम नॉर्मल लेवल के आएंगे। जो लेवल बढ़ेगा वो कहाँ पर बढ़ेगा? तो वो आपके हिंदी को टफ करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, एमपीजीके को, इस पर एमपीजीके पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस बार। अभी पता है नया सिलेबस बन रहा है जिसमें एमपीजीके अलग से 25 नंबर की आ रही है। तो एमपीजीके को ये लोग अंदर घुस घुस करके पूछ सकते हैं ना, इसलिए हमने आपको करंट अफेयर भी करा दी है एमपीजीके की, उसकी भी पीडीएफ आपको दे रखी है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट थोड़ा सा अच्छे से अंदर से पढ़ लेना। बाकी जो गणित वगैरह है ये बिल्कुल नॉर्मल लेवल का पूछेंगे। बाकी क्लास तो हम करा ही रहे हैं। अभी द्विघात समीकरण का जो है ट्रिक वाली क्लास कराई, 1 सेकंड में कैसे द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है उसकी क्लास कराई, आप लोग देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। परिपथ में विद्युत मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अमीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला, रेगिस्तान में मृगमरीच का मिराज बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कल समझाया आपको अस्पताल सहायक वाली क्लास में, एकदम डिटेल में समझाया है। रात में तारों का टिमटिमाना मुख्य कारण क्या है? क्यों ये तारे टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। विद्युत बल का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इतना ज़्यादा गर्म होने के बाद में भी ये पिघलता नहीं है। जो पहले बंटेन के बल्ब आते थे ना पीले कलर वाले, उसमें जो है ये टंगस्टन का लगा रहता था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली कॉइल किस धातु की बनी होती है? तो ये नाइक्रोम की बनी होती है, कई बार पूछा गया है। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि के द्वारा पहुंचती है? तो विकिरण, रेडिएशन के माध्यम से सूर्य से जो है पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है। ठीक है, अगला, लेंस की क्षमता P, फोकस दूरी F के बीच में क्या संबंध होता है? ये संबंध भी पूछे जाते हैं। ये तो प्रश्न 101% आपके एग्जाम में आएगा। तो P बराबर 1/f होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। P बराबर 1/f होता है, बस ये सूत्र आप ध्यान रखना। यानी पावर और फोकस दूरी के बीच में व्यत्क्रमानुपाती का जो है कहते हैं कि अपोजिट का जो है वो रहता है, संबंध रहता है। दाढ़ी बनाने के लिए आमतौर पर कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। वही मिरर जो रेटिना पर नहीं बन रहा था पृथ्वी में, उसको ले जाकर रेटिना पर बना रहा था। तो अगर दाढ़ी बनाएंगे तो छोटे छोटे बालों को देखना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। अगला, वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ये 373 केल्विन वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परम शून्य टेम्परेचर कितना होता है? परम शून्य ताप क्या कितना होता है? ये होता है -273.15 सेंटीग्रेड, ध्यान रखना। स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत पूछा जाता है, 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी 101% वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में मिलेगा। जिस पर 101 लगा दे रहे हैं समझ लेना 101% मिलेगा, तो मतलब मिलेगा, कह दिया शुक्ला सर ने। अगला, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव की वजह से। ये भी अति महत्वपूर्ण है, 101। पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार दिखाई देती हैं। अगला, बर्फ के 2 टुकड़े एक साथ दबाने पर क्यों चिपक जाते हैं? तो दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिससे ये 2 टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं।
अगला देखिए, मनुष्य के कान की श्रव्य आवृत्ति कितनी होती है, कितनी ध्वनि को हम सुन सकते हैं। अति महत्वपूर्ण भैया, अति महत्वपूर्ण, 101% आएगा। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है इसको हम सुन सकते हैं। इससे नीचे की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं, इससे ऊपर की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज ध्यान रखना। चमगादड़ रात में उड़ने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो पराश्रव्य तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। इसकी भी वही प्रक्रिया है जो सोनार का काम होता है। ये जैसे ये उड़ रहा है कोई, अब ये चमगादड़ है कि क्या है, क्या ही बन गया ये चमगादड़, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई दीवार है, चमगादड़ ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये पराश्रव्य मतलब तरंगे छोड़ेगा। अब ये पराश्रव्य तरंगे इससे टकराएंगी और यहाँ से वापस लौटेंगी चमगादड़ के पास में। तो चमगादड़ को पता चल जाएगा कि आगे दीवार है, फिर वो इस तरह से साइड में हो जाता है, ठीक है। क्या आपने कभी महसूस किया, आप गली में घूम रहे हो शाम के 6-7 बजे के आसपास और आपके पास में एकदम चमगादड़ आया, आपको लगता है भैया आंख में मारता 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 और एकदम से ऐसे ऊपर से निकल गया, ठीक है। बहुत लोगों ने महसूस किया होगा, बताइए किसने महसूस किया है। यस लिखो, यस यस लिखो जल्दी से, किसने महसूस किया है, जल्दी से यस लिखो। जब आप गली में घूम रहे होंगे, गांव में घूम रहे होंगे, शाम को 6 बज रहे होंगे, एकदम से चमगादड़ आता, लगता है अभी सर में ठोकर मारेगा और एकदम से हट जाता। क्यों? क्योंकि जो पराश्रव्य तरंगे होती है ना, वो ये बता देती है भैया आगे कोई ऑब्जेक्ट है, जल्दी से हटो नहीं तो टकरा जाओगे। और बहुत तेज गति से उनको पता चलता है। तो वो जब चमगादड़ यहाँ तक आता है एकदम से हटके ऐसे निकल जाता है, ठीक है ना। तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करता है। अब आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारी जल, हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, D2O होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, हेराल्ड उरे महोदय ने की थी। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। ये तो आप जानते हैं, सोडियम क्लोराइड। अगला, इसी को तोड़ दिया था गांधी जी ने, ठीक है ना। इसी नमक कानून को तोड़ दिया था जो है दांडी में जा करके। अगला, सिरके, विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। CH3COOH इसका सूत्र होता है, CH3COOH ध्यान रखना। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल मौजूद रहता है, तो लैक्टिक एसिड मौजूद रहता है। और यही लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जम जाता है जब हमको थकान का एहसास होता है। लगता है कि हम थक गए ना। पूछते हैं कि मनुष्य को थकान का एहसास किस एसिड के जमने की वजह से होता है, तो जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हमें थकान का एहसास होता है। अगला, सेब, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैलिक एसिड मिलता है। इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तीनों अति महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तीनों अति महत्वपूर्ण है, यानी कि एग्जाम में मिलेंगे 101, ठीक है। अगला, चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कारखानों में चले जाइए, स्कूलों में चले जाइए, तो वहाँ पर एक इस तरह का सिलेंडर रखा रहता है रेड कलर का, ठीक है। ऊपर ऐसे इस तरह की एक निब होती है और यहाँ पर इस तरह से टंगा रहता है, रेड कलर का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरह की एक जो है नली लगी होती है। तो इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, इसमें भरी रहती है CO2 गैस, ठीक है। यही क्या करती है कि कहीं पर भी आग लग जाए, ये CO2 गैस छिड़क दीजिए, चाहे पेट्रोल की आग हो चाहे किसकी भी आग हो, किसी भी प्रकार की आग को ये बुझा सकती है। तो ये आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, रेड कलर का होता है। और मूवी में, पिक्चरों में इसका काम जो है हथियार के रूप में करते हैं, ठीक है। हॉलीवुड की मूवी देखो तो उसमें सबसे ज़्यादा इसका ही काम किया जाता है कि हथियार के रूप में मारने के काम में आता है। चलो, माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 101 मतलब आएगा 101%। लाल फास्फोरस लगा रहता है। किस धातु को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, पॉलीथीन का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया से होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से जो है पॉलीथीन का निर्माण होता है। 24 कैरेट सोना कितने प्रतिशत शुद्ध होता है, तो 24 कैरेट जो होता है वो 100% शुद्ध होता है। लेकिन 24 कैरेट के अपन लोग गहने नहीं बनवा सकते, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, डक्टाइल होता है। अगर तुम उसका गहना बनवा कर पहनोगे 24 कैरेट का, तो भैया तुरंत टूट जाएगा, हाथ में लेते ही टूट जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसमें चांदी मिला देते हैं, इसमें तांबा मिला देते हैं, अन्य जो है पदार्थ मिला देते हैं, जिसको हम बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। तो ये 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट का यूज हम करते हैं अपने जो है जो गहने वगैरह आभूषण वगैरह बनवाते हैं, ठीक है ना। 24 कैरेट का आभूषण कभी नहीं बनता, 24 कैरेट का सिक्का बनता है, ठीक है। और सिक्के में ही फायदा है, सिक्का बनवा कर रख लेना चाहिए, ठीक है। चलो, अगर सोना खरीद रहे हो ना, सिक्के में खरीदो। वैसे मोदी जी ने मना ही कर दिया है, सोना मत खरीदो, फिर भी आपकी बहुत इच्छा है तो सिक्के में खरीदो, अगर आपको बेचने के लिए खरीदना हो तो। अगला, पीतल, ब्रास किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। Cu और Zn का, पिताजी आपको बताया था, पिताजी, तांबा और जस्ता इक्वल टू पीतल। अगला, कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है, तो तांबा और टिन मिलकर के कांसे का निर्माण करते हैं। अगला, स्टेनलेस स्टील में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है, तो इसमें लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन मिलाया जाता है। ध्यान रखना, आपको स्टेनलेस स्टील वाला पूछा गया था MP पुलिस कांस्टेबल में। अगला देखिए, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है, तो एथिलीन या फिर एसिटिलीन। ये दोनों ऑप्शन में मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो इनमें से एसिटिलीन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये भी आपके MP आबकारी में और कांस्टेबल में पूछा गया था।
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? दमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, परेशान नहीं होना है आपको, है ना। आवर्त सारणी से अच्छे प्रश्न आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हेनरी मोसले महोदय ने किया था। देखो इसमें क्या हुआ था कि जो आपका एमपीएसआई ना, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी से प्रश्न 1-2 ही आए थे, कांस्टेबल में भर भर के आए थे। तो हम यही देखना चाहते हैं, जो 4 तारीख को जिनका एग्जाम है, 5 को जिनका एग्जाम है, तो पता चल जाएगा कि आवर्त सारणी से प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नॉर्मल वाले बन रहे हैं तो वो तो इसी में क्लियर हो जाएंगे, अगर बहुत डीप बन रहे हैं तो अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो नंबर सब लोगों को लिख करके रखना है। आपका एग्जाम जैसे ही खत्म हो, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है 7052547003 पर, ठीक है। सबको अपने अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है, जिससे कि एक आइडिया लग सके। भाई तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, है ना। इसलिए अपने नाम के साथ में सेंड कर दोगे तो बढ़िया से वीडियो में आपका नाम आ जाएगा, हम आपको धन्यवाद बोल रहे होंगे आपका नाम लेकर के, ठीक है। तो ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट खींच लेना। चलिए, हेनरी मोसले हो गया ना। अगला देखिए, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा मिलाते हैं स्थायी कठोरता दूर करने के लिए, जिससे कि मैल वगैरह छूट जाता है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। ये बहुत पूछा गया था कांस्टेबल में, 2-3 बार रिपीट हुआ था। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है जो हवा से हल्की होती है? तो वही हीलियम गैस सबसे हल्की होती है, यही गुब्बारे को लेकर के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो जो उड़ने वाला गुब्बारा होता है, हीलियम भरा रहता है इसमें। अगला, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। मटर के पौधे पर जो है इन्होंने आनुवांशिकी का प्रयोग किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, जोड़े में 23 होती है। अति महत्वपूर्ण 101 लिख लेना, ये भी आपके एग्जाम में मिलेगा। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है मानव रक्त का लाल रंग। अगला, हीमोग्लोबिन में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। पौधे की पत्तियों का रंग हरा किस वर्णक के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से। ये भी 101 लिख लीजिए, ये भी 101% आएगा, ठीक है। अति महत्वपूर्ण है। तो क्लोरोफिल जो है, पत्तियों का रंग हरा होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल होता है। अगला देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो मैग्नीशियम उपस्थित होती है क्लोरोफिल में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा विकसित भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो यह है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अगला, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर महोदय ने किया था। अगला देखिए, 161, टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला देखिए, विडाल टेस्ट किसकी बीमारी की पुष्टि करता है? तो टाइफाइड की जो है पुष्टि करता है कौन? विडाल टेस्ट। एलिजा टेस्ट, ये अति महत्वपूर्ण है, 101 लिख लीजिए, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट मुख्य रूप से किस रोग की जांच के लिए प्रयोग में आता है? तो ये HIV एड्स की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। और जो है खनिजों का शोषण कहाँ पर होता है? तो वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। मानव शरीर में पित्त, बाइल का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत यानी कि लीवर में होता है बाइल जूस का निर्माण। आगे, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता है, ये भी एमपीएसआई में पूछा था, ठीक है। अगला, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? इसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण है। ये दोनों पूछे गए थे, स्फिग्नोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर लोग नहीं ले रहे थे, आला कहते हैं, आला, तो आला को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं और स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने कहते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है, ये भी अति महत्वपूर्ण है, 101 लिख लीजिए इस पर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स या फिर सूखा, ये भी 101 वाला प्रश्न है। रिकेट्स यानी सूखा हो जाता है विटामिन डी की कमी से। मानव मूत्र हल्का पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि मानव मूत्र में यूरोक्रोम पाया जाता है। वृक्क, किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है? ये नेफ्रॉन होती है, किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। अगला, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है। दोनों इकाई ध्यान रखना है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन और जो है तंत्रिका तंत्र की नर्वस सिस्टम की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। दोनों अति महत्वपूर्ण है, ये स्टार लगा दे रहे हैं हम, ठीक है। आगे देखिए, एग्जाम एनालिसिस जब कराएंगे ना तो यही स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तुमको, इस देखो स्टार लगाया था, ये प्रश्न एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो पढ़ते चलो बस विश्वास करके। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अभी पूरा समझा के ही आ रहे हैं आपको, ठीक है, महत्वपूर्ण है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का निर्माण हमारा शरीर अपने आप करता है, सूर्य की रोशनी मिलती है और हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम हार्मोन भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा जीवाश्म फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अभी एमपीजी का नहीं, ये पर्यावरण का है, ठीक है। अगला,
मध्य प्रदेश, भारत में टाइगर स्टेट से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की रानी किसको कहते हैं? तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। वर्तमान भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। 181 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भोपाल में। रेप्टाइल्स के लिए फेमस है, सर्प उद्यान भी इसी को कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के रूप में विकसित कर रहे हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शिवपुरी में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद बाघों के लिए फेमस है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया वाला। अगला, भारत में पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ था? अति महत्वपूर्ण है, 1986 में पारित हुआ था। वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब बना था? 1972 में बना था। दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है, 101 लिख लेना। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण एक्ट। अलग अलग है दोनों, ठीक है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने किया था, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एमपीएसआई में पूछा गया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने गढ़ा था? A.G. टॉन्सले महोदय ने इकोसिस्टम जो है गढ़ा था। अगर अभी आप में से किसी ने अगर अभी यूपी लेखपाल का एग्जाम दिया और लेखपाल का एग्जाम हुआ है, जैसे यूपी पटवारी कहते हैं, तो ये प्रश्न यूपी पटवारी में पूछा गया था, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? A.G. टॉन्सले महोदय ने किया था। अगला देखिए, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी के कारखाने में हुई थी? यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसका नाम भी पहले पूछा गया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अभी आपको बताया ही था, ये 16 सितंबर वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 101 लिख लेना। आगे देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? 2006 में शुरू की गई थी। एनवायरनमेंट का है, वैसे एनवायरनमेंट कोई साइंस में पढ़ाता नहीं है ना, लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे एनवायरनमेंट के, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हम एनवायरनमेंट को भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं। घड़ियाल संरक्षण परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के नाम से, जहाँ पर घड़ियाल परियोजना चल रही है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पचमढ़ी, 1999। मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? तो 6 हैं, और एक रातापानी अभ्यारण्य, तो 6 उद्यान, एक अभ्यारण्य, ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर में है। अगला, अब शायद 9 हो गए हैं, वो हमने अपडेट किया होगा, एमपीजी के बारे में देख लेना, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एमपीपीसीबी की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? तो एक दिशी होता है ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिकी तंत्र में, एक दिशी होता है, एक ही दिशा में ये होता है, ठीक है। अगला, एसी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी दृष्ट धारा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं, जो एसी को डीसी में बदलता है, ध्यान रखना है आपको। अब डिस्क लगी होगी ना, डिस्क देखते हैं, डिस्क लगी होती है, डिस्क का जो तार होता है ना ब्लैक कलर का मोटा सा, कहीं कहीं पर रेड कलर का जलता रहता है, रेड कलर की जो लाइट जलती रहती है वही रेक्टिफायर होता है, जो एसी को डीसी में बदलता है। अगला देखिए, डीसी को एसी में कौन बदलेगा? तो ये अपना इन्वर्टर बदलता है, ठीक है। डीसी धारा आती है, इन्वर्टर में स्टोर हो जाती है, फिर लाइट चली जाती है, इन्वर्टर जलता है, तो डीसी को एसी में कौन कन्वर्ट करता है? इन्वर्टर करता है। अगला, सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलते हैं। उच्च तापमान जैसे सूर्य का ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये बहुत बार रिपीट हुआ था एमपी पुलिस में, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखो, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो निर्वात में ही होती है। क्यों? क्योंकि निर्वात में प्रकाश को रोकने वाला क्यों नहीं, कोई नहीं होता है। सबसे कम किस में होती है? तो सबसे कम ठोस में होती है। ठोस में प्रकाश गमन ही नहीं कर पाता, यहाँ दीवार बना दो और यहाँ से प्रकाश पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जल में चला जाएगा लेकिन ठोस में नहीं जा पाएगा, और गैस में बहुत तेजी से गमन करता है। निर्यात में तो सबसे ज़्यादा ही तेजी से गमन करता है, ठीक है। आगे, प्रकाश की गति को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मापा था? तो ओलुस रोमर ने मापा था। दंत चिकित्सक दांतों की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? समझ में आ गया क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? आने वाली जो प्रकाश किरण होती है उसको फैला देता है, ठीक है, तो उनको क्लियर दिखाई देने लगता है कि कहाँ पर दांतों में दिक्कत है। अगला देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक वेबर होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ये कूलाम वाला महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो नमन कोण, एंगल ऑफ डिप जो है वो 90 डिग्री होता है। आगे बढ़िए, भूमध्य रेखा पर नमन कोण कितना होता है? भूमध्य रेखा पर 0 होता है। तो जो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा और भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर सबसे कम। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अति महत्वपूर्ण 101 लिख लेना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करती है विद्युत मोटर। अगला, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, इस पर भी 101 लिख लेना, ठीक है। अगला, माइक्रोफोन क्या कार्य करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। एमपी पुलिस में पूछा गया था। लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना लाउड स्पीकर का कार्य है। जल का अधिकतम घनत्व, न्यूनतम आयतन किस टेम्परेचर पर होता है? तो अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला,
पनडुब्बी से समुद्र की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पनडुब्बी में है, समुद्र की सतह देखना है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला, भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अति महत्वपूर्ण है भैया, अति महत्वपूर्ण। 36,000 किलोमीटर पर भूस्थैतिक उपग्रह को स्थित किया जाता है। वायु की गति और शक्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं वायु के लिए। ये भी 101 लिख लेना इस पर भी। ठीक है भाई, आगे बढ़ लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है, 101 इस पर भी लिख लेना। अति महत्वपूर्ण में रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण है, 101 इस पर भी लिख लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 223, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अगला, पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों रिसने लगती है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण पेन की स्याही रिसने लगती है। अगर आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो हवाई जहाज में यात्रा करते समय फाउंटेन पेन ले जाना मना होता है। अगला, पहाड़ पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? ये पूछा था एमपीएसआई में। तो बताइए क्यों लगता है? क्योंकि कम दाब के कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए पहाड़ पर खाना बनाने में अधिक समय लगता है मेरे भाई। ध्वनि तरंगें निर्वात में यात्रा क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। अभी पूरा डिटेल में समझाया था ना कि लोहे में बहुत तेजी से गमन करेंगी, हवा में नहीं गमन करेंगी। तो वही ट्रेन की पटरी वाला उदाहरण आपको दिया था। अगला देखिए, साउंड से प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो कम से कम 17 मीटर की दूरी होगी, तभी आप इको साउंड सुन सकते हैं। जैसे कहीं पर आप चिल्लाते हैं तो आवाज़ आपको दोबारा सुनाई पड़ती है, तो कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर, तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ध्यान रखना है। वैसे 98 फ़ारेनहाइट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इससे ऊपर अगर चला गया तो कहते हैं भैया बुखार हो गया इसको। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस तापमान पर दोनों समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये दोनों एक समान हो जाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत, ये -40 वाला अति महत्वपूर्ण है, 101 लिख लेना इस पर भी। ठीक है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर महोदय ने किया था। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम का कार्य करता है? तो ये नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन और कहाँ पर होता है? सूर्य में। अभी बताया था ना, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। आगे बढ़ते हैं। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है? हाँ, ये तुमने बहुत देखा होगा। गए कुरकुरे खरीदने, गए बढ़िया लेस चिप्स खरीदने, पूरा फूला फूला सा लग रहा था, अरे भैया लग रहा था पूरा का पूरा पैकेट भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब उसको फाड़ा तो गैस फुस से निकल गई। उसमें कौन सी गैस भरी थी? नाइट्रोजन गैस भरी थी। क्यों भर देते हैं? 78% है पूरे वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा यही गैस पाई जाती है। कितना भर दो, कितना भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है? चीज़ों को सड़ने से रोकती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीकरण नहीं होने देती है, तो चिप्स बची रहती है, खराब नहीं होती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को भरते हैं। ठीक है, अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जो चोट वगैरह लग जाती है तो प्लास्टर नहीं चढ़ाते हैं भैया, हमें तो प्लास्टर चढ़ा दो। वो प्लास्टर नहीं होता भैया, प्लास्टर नहीं होता, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। CaSO4 × 1/2H2O होता है मेरे भाई। ठीक है, अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। आगे बढ़े। ब्लीचिंग पाउडर, अब ये कुछ सूत्र आ गए, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक, ये भी आपका 101 लिख लीजिए इस पर भी, और इस पर भी लिख लीजिए 101%। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, ध्यान रखना, CaOCl2। अगला, शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 होता है, ये तो कई बार पूछा है, 101 इस पर भी आप लिख सकते हैं। अगला, वैसे pH पर अलग हम बना देंगे वीडियो। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो ये 5.6 से कम होता है। मानव आमाशय में पाचन के लिए कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सबसे खतरनाक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है। हाँ सर, पेट में अम्ल जल नहीं जाएगा? नहीं जलता है। क्यों? पेट में क्या होता है कि ये जो आमाशय होता है, आमाशय की दीवारों से रिश्ता है। जब आप खाना खाते हो उसको पचाने के लिए जो है ये HCl जो है निकलता है। अब देखो, मान लो आप रोज 12 बजे खाना खा रहे हो, ठीक है, एक दिन आपका व्रत है, आपने खाना नहीं खाया, लेकिन ये HCl को आदत पता रहती है भाई 12 बजे का तो हमको निकलना है, क्योंकि खाना पचाना रहता है। अब ये 12 बजे निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये जब निकलता है, कुछ नहीं मिलता, तो ये तुम्हारी आंत की दीवारों को ही खा लेता है, दीवारों को क्षतिग्रस्त कर देता है। फिर तुमको अंदर पेट में जलन सी महसूस होती है, तुम कहते हो भैया एसिडिटी हो गई है, जलन हो रही है। वो जलन क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं है और HCl दीवारों से निकल रहा है। फिर तुम क्या करते हो? फिर तुम पीते हो इनो। ठीक है, इनो क्या होता है? इनो होता है इनो होता है NaOH, इनो होता है क्षार। ठीक है, यहाँ पर अम्ल है, ये क्षार है। जैसे ही पियोगे तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और पेट हमारा उदासीन हो जाता है, यानी ना तो अम्ल रहता है ना क्षार रहता है, और पेट एकदम से ठंडा ठंडा लगने लगता है। कहते हैं भैया काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, मजा आ गया। ठीक है ना, तो ये होता है इनो, और इस तरह से हमारे पेट में HCl पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भैया काहे नहीं लाइक कर रहे हो? जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो।
शेयर का बटन होगा इस तरह से, देखो इस तरह से, 1 मिनट रुक जाओ, इस तरह का शेयर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो कि इतनी बढ़िया क्लास 500 जो है साइंस के प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 4 जून से स्टार्ट होने वाले एग्जाम में। चलो अब केवल आपके लिए हम पीएच मान की एक साइंस की वीडियो और लेकर के आएंगे बस, इसके अलावा साइंस की कोई वीडियो आपके एग्जाम तक नहीं आएगी। अब अगर एग्जाम में कुछ नया आता है, जैसे आवर्त सारणी अगर आती है तो फिर आवर्त सारणी की वीडियो ले आएंगे। कोई भी चीज़ नहीं आएगी। जैसे एमपी पुलिस में क्या हुआ था, स्टेशन कोड आने लगे थे, किसी ने नहीं पढ़ाए थे, पहले दिन स्टेशन कोड आ गए, हम जान गए भाई ये नई चीज़ है, ये पूरे लास्ट तक आएगी, फिर हमने एक स्टेशन कोड पर वीडियो बना दिया था टॉप 100 का, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ नया टॉपिक आएगा तो उसकी भी हम वीडियो बना देंगे। पर ये पहुंचेगा कैसे आपके पास में, जब आप नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा देंगे तभी तो पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंच पाएगा। चलो, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है, 101% लिख लेना इस पे। अगला, सर्वाधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी होती है, सोना होता है। इसमें जो है मतलब 1 ग्राम सोने से मान के चलिए कि कम से कम 60 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से इतना पतला तार जो है बन सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनी कौन सी होती है, मेलेबल कौन सी होती है, सोना। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये एल्यूमिनियम है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये हाइड्रोजन है, जो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है। तो गैस कौन सी मिलती है हमारी पृथ्वी पर, 78% नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है। कौन सा तत्व मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन 78%। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो 0 होती है, ठीक है, 0 होती है, और नोबल गैस कहते हैं 18 वर्ग का। अगला, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस मुख्य रूप से अक्रिय गैस है, वो कौन सी भरी जाती है, तो विद्युत बल्बों में ऑर्गन भरी जाती है। अब तो ये बल्ब आते ही नहीं है, ठीक है, बन 10 का बल्ब कहाँ आता, अब नहीं आता है। कैंसर के उपचार में किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं, तो रेडॉन गैस का प्रयोग करते हैं। समूह 18 नोबल गैस रेडॉन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में फिक्सर के लिए। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मुख्य रूप से किस में होता है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। सिल्वर ब्रोमाइड, ये तो हो गया ना, सिल्वर ब्रोमाइड। 252, मतदाताओं की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है, तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसका सूत्र होता है AgNO3, सूत्र याद रखना। कपड़े से लोहे की जंग या दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दाग हटाने के लिए। अगला 253 देखिए। 254, भोपाल गैस त्रासदी में लीक हुई गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। हाँ भैया, ये पूछ लिया था MPSI में। अब लोगों ने कहा कि अरे ये तो मिक गैस याद है, 1984 अर्जुन सिंह याद है, 1984 में हुई थी, सोडियम और कार्बाइड वाला कारखाना भी याद है, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा। अरे भैया, मिक का रासायनिक सूत्र पूछ लिया, आप बताओ तुम। तो ध्यान रखना, C2H3NO, ये मिक यानी कि MIC गैस का रासायनिक सूत्र होता है। अति महत्वपूर्ण है डिप्टी जेलर वालों के लिए, ठीक है ना। MPSI में पूछ लिया था, मेन्स में, प्री में भी पूछा, मेन्स में भी पूछा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला, जल गैस वाटर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है वाटर गैस, ठीक है। अगला, प्रोड्यूसर गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है। ये गैसें पूछी गई थी, मिक्सचर जो होती है ना, ये गैसें पूछी गई थी। अगला, सड़े अंडे जैसी गंध किस गैस से आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से आती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला 259 देखिए, गाय के दूध का pH मान लगभग कितना होता है, तो 6.4 से 6.6 के बीच में होता है, ठीक है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है, लगभग 8.4 होता है। भारी जल का हिमांक कितना होता है, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 262, वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकल का प्रयोग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एजुकेटी इसको बहुत पूछती थी, एप्टेक ने भी 2-3 बार पूछा है। हाइड्रोजनीकरण जो है, इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग करते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं। अगला, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, कार्बन 14 डेटिंग का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण है, 101 लिख लेना इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी और पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम लेड डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। हाँ भैया, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, सूत्र होता है HGS। चलो जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, कोशिका सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, महत्वपूर्ण है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये 4 प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़ लो, ये आपके एग्जाम में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर मिल जाएगा। यानी 101 अगर हम लिख दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 101% इन 4 में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, सब पढ़ लो। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, ये पूछा गया था पुलिस कांस्टेबल में। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, हाँ। और पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ये सारे अध्ययन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक तरफ से लिख दिए इसीलिए। कीटों के अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। देखो कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला बढ़ते हैं। सर्पों के अध्ययन को हम ऑफियोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, जो कूल्हे की मांसपेशी होती है, सबसे बड़ी होती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो वही कान वाली स्टेपीज हड्डी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, और स्टेपीडियस जो होती है मांसपेशी वो कान में ही होती है। स्टेपीडियस सबसे छोटी मांसपेशी होती है, ठीक है। अगला देखिए, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक होता है, ये ध्यान रखना है। अगला 280, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो जन्म होता है बोन मैरो में, मृत्यु इनकी प्लीहा स्प्लीन में होती है। 101 लिख लेना, स्प्लीन वाला बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का कार्य क्या होता है? तो शरीर को रोगों से बचाना, इम्यूनिटी का कार्य जो है वो WBC करती है, ठीक है। और इसी में जो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जब WBC कम होता है ना तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। फिर कहते हैं भैया प्लेटें गिर गई उसकी। अरे प्लेटें क्या कांच की थी जो गिर गई? अरे प्लेटें का मतलब प्लेटलेट्स गिर गई। ये कीवी खाओ और जो इसका बकरी का दूध पियो और पीपल के पत्ते नहीं, पपीता के पत्ते खाओ, ठीक है ना। तो ये सब जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, वहाँ पर WBC की कमी हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। अगला, डेंगू वेंगू में ये बहुत होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 दिन जो है वो श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का जीवन काल होता है। और जो आरबीसी होती है वो क्या करती हैं? तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, ध्यान रखना है। अगला, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो लगभग 60 से 65% जो है हमारा शरीर जल से ही बना होता है मेरे भाई। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डियां होती हैं, ये पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल में। अगला देखिए, शरीर में आवश्यक एमिनो एसिड की कुल कितनी संख्या होती है? तो कुल 20 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। पित्त बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है? 7.7। लार सलाइवा का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 6.8 के बीच में होता है लार का पीएच मान। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सी फंक महोदय ने किया था। अगला, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी, ऐसे याद रखना, WBC। तो वाटर में कौन सा घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है। और कीड़ा KEDA ये क्या होता है? ये वसा में घुलनशील होता है। तो कोई एक याद कर लो, कीड़ा याद कर लो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। इसके अलावा बच क्या रहा है? बी और सी, वो जल में होगा। या फिर केवल जल का याद कर लो, WBC, वाटर में बी और सी घुलनशील है, बाकी किस में होंगे? वसा में होंगे। बस ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, चलो वसा में घुलनशील पूछा तो कीड़ा KEDA। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अगला देखिए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की, नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। मानव में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। मूत्र यूरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो ये किडनी में होता है, वृक्क में होता है। अगला, रक्त को शुद्ध प्यूरिफाई करने का काम कौन करता है? वृक्क यानी किडनी करता है। गलती से भी आप हृदय मत लगा देना, हृदय पंप करने का काम करता है मेरे भाई, पंप करने का काम करता है। पंप मतलब कि पहुंचाने का काम करता है शरीर में, शुद्ध नहीं करता है, शुद्ध किडनी करता है। बहुत सारे लोग हृदय लगा कर चले जाते हैं, ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना मेरे भाई, है ना, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, फिर तुम हृदय ही लगा कर आओगे अगर तुम्हारा आज भी कन्फ्यूजन रहा तो, ठीक है। तो किडनी काम करती है रक्त को शुद्ध करने का। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 23 जोड़ी। अब ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, 1-2 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 1-2 बार रिपीट हो जाते हैं, हर आंसर की में ये मिल जाता है, तो 1-2 बार रिपीट हो गया होगा, ठीक है। देखिए, लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्रों पर करता है। देखो आपने सुना होगा कि भाई इस महिला के लड़की ही लड़की हो रही है, ठीक है, लड़की हो रही है, इसमें इस महिला का दोष है, इसमें कोई ना कोई कमी है, और उसको जो है उल्टा सीधा बोलते हैं। भैया महिला की कमी नहीं रहती है, महिला का दोष नहीं रहता है, वो दोष होता है पिता के गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो पिता के गुणसूत्र ही निर्धारित करते हैं, महिला के गुणसूत्र निर्धारित नहीं करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो महिला में तो प्लस ही निकलता है, लेकिन मनुष्य में प्लस और माइनस में से एक निकलता है। अब इसमें से जो निकलेगा वो बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो महिलाओं को बार बार कमेंट करते हैं कि इधर तो उसको लड़की हो रही है ना, गलती तुम्हारी है, ठीक है ना। तो ये पुरुषों को थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए, साइंस वाले हो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखो, कभी भी महिलाओं को ये सब कमेंट नहीं करना चाहिए, बुरा लगता है, सबको लगता है, गलती तुम्हारी है ना, और कमेंट उसको कर रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अगला, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी महोदय ने किया था। गुग्लिमो मार्कोनी, इसको छोड़ो यार, क्या है, ठीक है, मार्कोनी, ध्यान रखना, मार्कोनी आता आपके एग्जाम में।
कैसे कैसे नाम रखते हैं। 302 देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयड महोदय ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। हाइड्रोलिक प्रेस का आविष्कार किसने किया था? पास्कल के नियम पर यह हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो काम करता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। ये पास्कल वाला महत्वपूर्ण है, 101 लिख लीजिए इस पर, ठीक है। अगला, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, ये भी 101 वाला प्रश्न है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2-3 बार पूछा था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। 101 आप इस पर भी लिख सकते हैं, 332 मीटर प्रति सेकंड। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आ गया ना? जो ये सर्च लाइट होती है ना, ये सर्च लाइट इस तरह की होती है, इसमें अवतल दर्पण लगाते हैं। ये क्या करता है? यहाँ से रोशनी जैसे आ रही है तो इसको फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण रोशनी को फैलाने का काम करता है, उत्तल दर्पण रोशनी को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए जहाँ पर अधिक रोशनी की आवश्यकता होगी वहाँ पर हमको अवतल दर्पण लगाना है आंसर में, ठीक है, ऐसे याद रखना। विद्युत प्रतिरोध को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ओम मीटर कहते हैं। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। अगला, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये हाइग्रोमीटर हो गया आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए, ठीक है। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? द्रवों की आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। तो ये आर्द्रता मापेगा, ये घनत्व मापेगा, ठीक है ना। ये ह्यूमिडिटी मापता है, ये डेंसिटी मापता है, दोनों में अंतर है नहीं? पता चला कुछ का कुछ लगा के आ रहा हूँ। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। उड़ते हुए पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है उड़ते हुए पक्षी में, ध्यान रखना है। अब केंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है मेरे भाई? तो अब केंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। ये अब केंद्रीय बल का सूत्र होता है, ध्यान रखना है। अगला, शीतलन का नियम लॉ ऑफ कूलिंग किस वैज्ञानिक ने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता E बराबर mc² सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय का ये सिद्धांत है, अति महत्वपूर्ण है भैया, पूछा जा सकता है। अगला, साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है, ठीक है, जिसकी वजह से साबुन के बुलबुले में हमको कलर दिखाई देते हैं, विभिन्न कलर। अगला है अबिंदुता दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ये बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है। निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाते हैं? तो द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, बायोफोकल लेंस का। तारों की वास्तविक स्थिति और आभासी स्थिति में अंतर का कारण क्या है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन है। अपवर्तन में क्या होता है? मान लीजिए यहाँ से कोई तारा है, ठीक है, स्टार बना देते ना, बनाना आता है यार, स्टार तो हमको बनाना आता है। ये स्टार है, यहाँ से ये हम हैं, ये हमारी आँख है। अब आँख पता नहीं कैसे बन रही है, ये किसकी आँख बन गई मेरे भाई? हैं, ये किसकी आँख बन गई? पता नहीं किसकी बन गई है भाई, तुम्हारी तो नहीं है, बता देना, ठीक है। चलो, यहाँ से जो प्रकाश चल रहा है, तो वायुमंडल में विभिन्न परतें होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, कुछ एकदम पतली होती हैं, कुछ बहुत मोटी, कुछ एकदम पतली। अब ये प्रकाश यहाँ से चला, समझा देते हैं क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। ये प्रकाश यहाँ से चला, इसको पार करेगा तो इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, जाने लगेगा। फिर पतली वाली मिलेगी तो इस तरफ आ जाएगा, फिर मोटी मिलेगी फिर इस तरफ आ जाएगा, फिर पतली मिलेगी इस तरफ आ जाएगा, फिर गैसें मिलेंगी इस तरफ आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर हमारी आँख पे पहुँचता है। तो इस तरह से प्रकाश इस तरह से ऐसे ऐसे चलता रहता है। इसलिए हमको लगता है कि जो तारे हैं ना वो टिमटिमा रहे हैं। तब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तारे चिमका कह रहे, तारे जो है वो टिमटिमा रहे हैं। नहीं भैया, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, तारे तो अपने हिसाब से जल रहे हैं, ठीक है, उनकी वही रोशनी है। बस तुम्हारे आंखों तक जो रोशनी आ रही है वो विभिन्न परतों से होकर आ रही है, और इस वजह से जो है ये तारे हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ लेते हैं। अगली क्लास मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की आने वाली है, जिसमें आज हम प्रयास करेंगे कि 2 लेसन खत्म करेंगे। एक हिंदी का लेसन हो जाएगा आपका नेताजी का चश्मा, ये आज आपको पूरा पढ़ाएंगे और पूरे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और एक इंग्लिश का ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला वाला, ठीक है, इसको भी आज करवाने वाले हैं। देखो हो पाता नहीं हो पाता, बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग सहयोग किया करो, ठीक है। दोनों करवा देंगे आज अस्पताल सहायक वाली बैच में। बैच मतलब फ्री में चलता है यूट्यूब पर, ऐसा ना सोचना केवल नोट्स ही देते हैं हम, बाकी तो बैच पूरा हम आपका सिलेबस प्रयास करा रहे हैं कि यूट्यूब पर ही पूरा करवा दें सारा का सारा। चलो, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये क्या था, कहाँ छूट गया भैया? हाँ, तारों की वास्तविक स्थिति, वायुमंडलीय अपवर्तन। 323, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है? कैंडेला होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वाट, अति महत्वपूर्ण है और रेलवे का तो फेमस है ये, टीसीएस बहुत पूछती है इसको। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 4200 जूल प्रति किलोग्राम होती है, या फिर 1 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला, सोनिक बूम कब उत्पन्न होता है? तो सोनिक बूम जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से भी तेज चलती है, तो हम कहते हैं भैया वो तो ध्वनि की गति से भी तेज चल रही है, मतलब वो सोनिक बूम है। भाई ध्वनि को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना, सोनिक बोलते हैं ना। तो सोनिक की गति से तेज चल रही है यानी कि उसको हम सोनिक बूम बोलेंगे, ठीक है। अब बूम बूम बुमराह
ऐसे ध्यान रखना। सोनिक बूम क्या है, वस्तु मतलब कि जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से तेज चल रही है तो बुमराह क्या करता है, बॉल लेता है हाथ में और फेंकता है, तो वो ध्वनि की गति के तेज जा रही है, बहुत तेज जाती है, तो हम कहते हैं कि ये बुमराह की बॉल है, यानी कि सोनिक बूम। ऐसे याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, सोनिक बुमराह कर लो, ऐसे याद रहेगा। ऊष्मा मापी सामान्यतः किस धातु का बना होता है, तो ये तांबे का बना होता है। अगला, घनकोण सॉलिड एंगल का एसआई मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ये भी पूछा गया है। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ये रेडियन स्टेरेडियन बहुत पूछे जाते हैं दोनों, ठीक है ना। आगे बढ़ लेते हैं भैया, चलिए। ऊष्मा हीट का एसआई मात्रक क्या है, तो ये जूल होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। ये चंद्रमा का पलायन वेग है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति का चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, भाई पृथ्वी का तो 11.2 है, पहले ही प्रश्न था। चंद्रमा का कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इतनी स्पीड से अगर तुम चंद्रमा से बाहर निकल लो तो तुम चंद्रमा की वायुमंडल को क्रॉस कर जाओगे और फिर जाकर अंतरिक्ष में लटक जाओगे, ठीक है मेरे भाई। और 11.2 से अगर तुम पृथ्वी से कोई चीज़ फेंक दो तो तुम पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाओगे और अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पलायन का मतलब क्या होता है, पलायन का मतलब भाई पलायन कर गया, मतलब कि वो छोड़ गया भैया, पृथ्वी को छोड़ गया, निकल गया मेरे भाई। अगला देखिए, भूस्थैतिक उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है, लगभग 3.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। मानव आंसुओं का पीएच मान कितना होता है भाई, आंसू ना गिराना मेरे भाई, 7.4 होता है ना, पीएच मान 7.4 होता है आंसुओं का। कभी आंसू ना गिराओ, चाहे कोई मित्र ही कहीं पर चला जाए, कोई मित्र कहीं पर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसू नहीं गिरने चाहिए, महत्वपूर्ण होते हैं भैया। 7.4 होता है पीएच, ऐसे थोड़ी पूरा पीएच खराब कर देंगे, ठीक है, चार ही मित्र ही जाने दो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। गैस वेल्डिंग में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो ये एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग हम करते हैं गैस वेल्डिंग में, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, 337 है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, सामान्य रूप से पोटेशियम होती है। समुद्री जल में कौन सी धातु मुख्य रूप से निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम समुद्री जल से निकालते हैं। टांका किन दो धातुओं का होता है, ये सीसा और टिन से मिलाकर टांका बनाते हैं, इसको हम सोल्डर कहते हैं, सोल्डर धातु कहते हैं। भाई तो मोबाइल वाले की दुकान पर जाओ, फिर कहोगे भैया मोबाइल की प्लेट चली गई, डिस्प्ले चली गई, तो जोड़ने का जो काम करता है ना, वो ऐसे मशीन लिए रहता है। मेरा एक मित्र है, ठीक है, मेरा एक मित्र है, उसकी दुकान है ना, अगर वो देख रहे हो या उनकी पत्नी जी देख रही हो, वो लोग तैयारी करते हैं तो उनको वो समझ जाएंगे हम किसके बारे में कह रहे हैं। तो वो उनकी मोबाइल की दुकान है, तो वो क्या इस तरह की एक मशीन लिए रहते हैं, पेन टाइप की, ठीक है। उसी पेन से इस तरह से ऐसे इसको जलाते हैं और इसको लेकर के वहीं पर जो है टच कर देते हैं, फिर कोई भी चीज़ वहाँ पर चिपका देते हैं, तो इसको हम सोल्डर कहते हैं, फिर जो है इसको टांका कहते हैं। तो ये सीसा और टिन धातु होती है जिसकी मदद से मोबाइल के पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। अगला 340, फ्लोरोसेंट ट्यूब में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है, तो पारे की वाष्प और आर्गन भरी जाती है फ्लोरोसेंट ट्यूब में। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है अनिवार्य रूप से। आगे देखिए, वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो ग्रेफाइट है जो विद्युत की सुचालक होती है, अधातु है, ध्यान रखना भाई। धातुएं तो सुचालक होती हैं लेकिन एक अधातु भी है, कौन सी, वो है ग्रेफाइट, वही पेंसिल की नुक जो नीचे लगी रहती है ब्लैक कलर की, ठीक है ना। लहसुन और प्याज में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, तो लहसुन और प्याज में सल्फर होता है जिसकी वजह से उसकी गंध हमको आती है। बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना सूत्र। इस पर भी 101 लिख लो, ये भी आएगा आपका, ठीक है, बिना बुझे चूने वाला। चलो 345, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, अगर उसमें पानी मिला दोगे तो उसका रासायनिक सूत्र चेंज हो जाएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर पानी मिलाते हैं तो ये अपक्रिया करके CaOH का होल ट्वाइस बना लेते हैं और हम इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। कृत्रिम मिठास के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, तो सैकेरॉन या फिर एस्पार्टम का प्रयोग करते हैं। वो डायबिटीज वाले जो होते हैं ना, कहते हैं मीठा खाने का मन हो रहा है तो कहते हैं अरे डायबिटीज वाला मीठा खा लो, गोली डाल लो, चाय में गोली डाल लो। वो कौन सी गोली होती है पता है, यही होती है सैकेरिन या फिर एस्पार्टम होता है। अगला, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, यह है ऑर्गन। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो देखो ऑर्गन तो पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती, तो रेडॉन नहीं पाई जाती वायुमंडल में, ये ऊपर उड़ जाती है, ठीक है, वायुमंडल को क्रॉस कर जाती है। कौन सी धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि ये चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम है कि आप चाकू से इसको काट सकते हो। जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो जब धातुएं अम्ल से क्रिया करेंगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। कोई भी धातु हो, चाहे वो Fe2O3 हो, यानी कि चाहे वो आपका ऐसा करते हैं Fe2O3 को CH3COOH से अपक्रिया करा दो, ठीक है, एसिटिक एसिड से। अब जब ये धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकालेगी, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगी, ठीक है, H2 गैस बाहर निकालेगी। ऐसे आपको ध्यान रखना। सीधे पूछते हैं धातु अम्ल से क्रिया कर कौन सी गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस। अगला, अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड का प्रयोग करते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं।
लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है, ठीक है, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप होता है। अगला, सिनेबार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क है। पिच ब्लेंड किस तत्व का मुख्य अयस्क है? पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क होता है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? जादूगोड़ा की खदानों में पाया जाता है भारत में। अब जादूगोड़ा की खदानें कहाँ हैं देखते, तुम्हारी स्टैटिक जी के कितनी क्लियर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जादूगोड़ा की खदानें कहाँ पर है बताइए। जो लोग कमेंट करते हैं सबका रिप्लाई करते हैं। कल हमने आपसे एक भाई से पूछा था एमपीजी के बारे में, मतलब भाई से क्या पूरे वीडियो में ही पूछा था कि कमेंट कीजिए कि जो है एमआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एमआईसी का फुल फॉर्म। तो उस भाई ने पूरा लिख करके भेजा कि एमआईसी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ बनती है, कौन मंत्री था, कौन क्या था, पूरा लिख करके भेजा। तो बहुत अच्छा लगा हमको और हमने कमेंट करके उसको रिप्लाई भी किया कि वाह भैया तुम्हारी बहुत गजब की तैयारी है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, सबका रिप्लाई करते हैं, कुछ नहीं तो लाइक तो कर ही देते हैं, ठीक है। किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो सबसे अधिक होती है। ये पूछा जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना, महत्वपूर्ण है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा? ये यूरेनियम है। नींबू के रस, ये भी पूछा गया था, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 2.4 के बीच में होता है। ये पीएच मान महत्वपूर्ण है, हालांकि हम आपके लिए ऐसा करेंगे टॉप 50 पीएच मान की वैल्यू बना देंगे, मतलब वीडियो बना देंगे, वही कर लेना है। तो पीएच मान हर एक शिफ्ट में आएगा, 2 पीएच मान कम से कम पूछ ही लेते हैं ना, तो क्यों ना हम 2 नंबर पक्के करवाई दें तुम्हारे, ठीक है। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। चाय में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं उसको, ठीक है। अगला, जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिटकरी एलम को हम क्या कहते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। बेकिंग के दौरान ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। रबर के वल्कनीकरण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग करते हैं। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल, ठीक है। चलो बता दो, सेल की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, सेल की खोज किसने की थी? अगला, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी आपके लिए। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना है, हेमेटोलॉजी मतलब रक्त, हेपेटोलॉजी यानी लीवर, यकृत। आगे बढ़िए। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है उसको क्या कहते हैं? कहाँ पर होता है? तो ये होता है सेरेबेलम, ठीक है, इसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म चयापचय को नियंत्रित करती है? ये है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। यहीं से हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, क्यों हो जा रहा है? कोई खली हो जा रहा है, कोई राजपाल यादव हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? वो सारा जो है थायराइड ग्रंथि की वजह से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि होती है। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई, 101% आएगा लड़ो या उड़ो हार्मोन। ये लगभग तीनों एग्जाम में पूछा गया। आबकारी में भी हमने एनालिसिस कराया था, वहाँ भी ये मिला था, और पुलिस कांस्टेबल में भी मिला था, और एमपीएसआई में भी मिला था ये प्रश्न। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं। इसके बारे में आपको हम अस्पताल सहायक वाली वीडियो में, हार्मोन्स की वीडियो हमने जो बनाई थी उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है, अभी बताया था आपको। शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, मधुमेह रोग हो जाता है। आगे देखिए, बाल और नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो कैरोटीन के बने होते हैं। मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मेलानिन की वजह से मानव त्वचा का रंग चेंज हो जाता है, अलग अलग रंग के होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 639 होती है। अगला देखिए, मानव को हड्डी से जोड़ने वाले मतलब मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसको टेंडन कहते हैं। जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं। इसी से हृदय को सुरक्षित करके रखा जाता है। फेफड़ों के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। प्लूरा पूछा गया था एमपी पुलिस में। अगला देखिए, शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? उनको हम केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। ये बता देना, ये भी पूछा गया था पुलिस में, स्टेथोस्कोप भी पूछा गया था। अगला, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का आविष्कार किसने किया था? तो ईसीजी का आविष्कार विलेम आइंटोवेन ने किया था, ठीक है। अगला, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? अति महत्वपूर्ण है, पूछा ही जाएगा, कॉल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला, 388, आरएच फैक्टर का नाम किस जानवर से संबंधित है? तो रीसस बंदर से आरएच फैक्टर का नाम लिया गया है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? मायोग्लोबिन होता है, जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन को ले जाता है। शरीर में रक्त कोशिकाओं की निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर रोग हो जाता है अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाए तो। कालाजार बीमारी का वाहक कौन होता है? तो सैंड फ्लाई, बालू मक्खी जो है वो कालाजार बीमारी की वाहक होती है। अगला, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग का वाहक कौन होता है? सीसी मक्खी जो है वो निद्रा रोग का वाहक होती है। मलेरिया रोग का रोगजनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रफलेसिया है। अब देखो, एमपीजी के 500 प्रश्न और साइंस 500 प्रश्न,
ठीक है, ये दोनों एक साथ डाल देंगे आज ही हम ग्रुप में, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। आज ग्रुप में आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे एक साथ में, ठीक है। चलो, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वॉल्फिया है। सेब को खाने वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? तो मांसल पुष्पासन होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा पादप जिम्मेदार है? तो वो है एथिलीन। आगे देखिए, वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। 400 प्रश्न कंप्लीट होते हैं मेरे भाई। अब लाइक कर दो मेरे भाई, इतना तो कर ही सकते हो ना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। आगे, पार्सेक किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला, ल्यूमेन ये किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फलस का मात्रक होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिविटी की इकाई है क्यूरी। श्यानता की इकाई क्या है? तो क्वाइज जो है वो श्यानता की इकाई होती है। अगला, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है? अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। अगला, पानी की बूंदों के गोल होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखना या दिए में तेल ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? ये केशिकत्व का उदाहरण होता है। अगला, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। अगला, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ये किस नियम के कारण है? ये पूछा गया था। तो ये डॉपलर प्रभाव की वजह से होता है। पनडुब्बी के अंदर पानी की सतह देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो 2-3-4 बार पूछ लिए हैं हर शिफ्ट में, है ना, एक आध बार रिपीट हो जाते हैं भाई। आंसर की से प्रश्न छाट रहे हैं, एक आध बार रिपीट हो जाते हैं। चलो, इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण होता है? तो प्रकाश का विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। इंद्रधनुष के ऊपर हमने एमपी पुलिस में बहुत बढ़िया वीडियो कराई थी, आप लोग सर्च करना इंद्रधनुष बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो मिल जाएगी आपको। उसमें इंद्रधनुष को पूरा एकदम खोल करके समझा दिया एकदम डीपली, ठीक है ना, तो पढ़ लेना। इंद्रधनुष से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे थे तो हमने टॉप 100 बना दी थी और पूरा इसको समझा भी दिया था। अगर इसमें भी ऐसा कुछ होता है तो इसमें भी आपको समझा देंगे। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला, RGB जो है। अगला, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है? फैली हुई चीज़ों को एक जगह पर ला करके इकट्ठा करता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के आगे ही बन जाता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है, फिर हम अवतल लेंस लगा करके उसको हम रेटिना तक पहुंचा देते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई को हम डायोप्टर कहते हैं। विद्युत फिलामेंट जो है ना वो टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का बहुत ज़्यादा होता है। फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, जिससे कि ये जल्दी टूट जाए, है ना। अगर जैसे ही लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फ्यूज तार टूट जाना चाहिए। अगर ये नहीं टूटेगा तो तुम्हारे AC, फ्रिज, कूलर, मोटर सब चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जो फ्यूज का तार होता है कभी भी बहुत ज़्यादा मोटा वायर जो है कॉपर का नहीं लगाना चाहिए, है ना, पतला वायर लगाना चाहिए। अगला, घरों में लगे पंखे बल्ब किस क्रम में लगे रहते हैं? तो ये समांतर क्रम, श्रेणी क्रम बहुत पूछते हैं। जो पंखे और बल्ब है ना ये समांतर क्रम में लगे रहते हैं, इसका डेरिवेशन अलग से करवा देंगे समांतर श्रेणी क्रम का। विद्युत बल्ब के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन से हैं? हीटर, प्रेस, इलेक्ट्रिक ओवन। अगला देखिए, गैल्वेनोमीटर का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? तो छोटे विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग होता है भैया? तो नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। एक साथ 500 प्रश्न करा रहे हैं, मेहनत तो आपको समझ में आ ही रही होगी, है ना। और फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, तो फिर ये लगता है क्या ही मेहनत कर रहे हो, किसके लिए मेहनत कर रहे हो? हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मेरे भाई। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक रूप से किस दिशा में होता है? तो दक्षिण दिशा में होता है उत्तरी ध्रुव। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV किसकी इकाई है? ये ऊर्जा की इकाई होती है। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल का प्रयोग करते हैं। लो भैया, बैटरी भी 5% पे पहुंच गई। रुको भैया, बैटरी की वो बढ़ा देते हैं, 1 मिनट, 5% पहुंच गई। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना। चलो, नाभिक रिएक्टर मंदक के रूप में भारी जल DTO का प्रयोग करते हैं। नाभिक रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं? तो कैडमियम बोरॉन की बनी होती हैं। सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का सिद्धांत क्या है? तो नाभिक की सलिया ने अभी आपको बताया था। अगला देखिए, एक्सरे की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो विभवांतर बढ़ा करके भेदन क्षमता बढ़ा सकते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अगला, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडोर मेनन ने। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा है, ये ध्यान रखना है। अगला 434, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर आधारित थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है? परमाणु क्रमांक पर है, ये भी पूछी गई थी। ब्रह्मांड में सबसे हल्का धातु कौन सा? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो ये होती है लिथियम। अगला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। जल H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है, 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार। अगला देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4। हरा कशिश किसे कहते हैं? तो फेरस सल्फेट, FeSO4 को हरा कशिश कहते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे, खाने वाले सोडा को।
अगला, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला, अम्लराज किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? तो 3:1 के अनुपात में HCl और HNO3 मिला दो तो अम्लराज बन जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? तो ये हीरा होता है। कार्बन का विद्युत सुचालक अपरूप कौन सा है? ग्रेफाइट होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है। CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। LPG में गैस के रिसाव को पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टम का प्रयोग करते हैं, शुरू में ही आपको बता दिया था। कृत्रिम रेशा, आर्टिफिशियल सिल्क, ये किसे कहा जाता है? तो रेयॉन को कृत्रिम रेशा कहते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग में किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो केवलौर धातु का प्रयोग करते हैं। केवलौर बहुलक जो होता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए यूज में आता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, किसका पॉलीमर है? तो आइसोप्रीन का। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है। अगर कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। हवाई जहाज़ों के ब्लैक बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है बताओ? तो हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स रखा होता है ना, उसका रंग नारंगी कलर का होता है। ये अभी पूछा गया था, ये अभी चर्चा में रहा था। 2-3 हवाई ब्लास्ट हुए हैं अभी, पता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो थे उनकी डेथ हो गई है ना, और गुजरात के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनकी डेथ हो गई। तो ये एरोप्लेन जो डिजास्टर में इनकी जो है डेथ हुई थी। ठीक है। अगला, तो ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है। प्याज काटते समय आंखों में आंसू किस कारण आते हैं? सल्फर यौगिकों के कारण। माचिस की डिब्बी रगड़ने वाली सतह पर क्या लगा होता है? तो लाल फास्फोरस लगा होता है। सफेद फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए किस में रखते हैं? पानी में रखते हैं। अगला, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड के अलावा और क्या यूज करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। अगला, रक्त का थक्का जमाने के लिए, बनाने के लिए फिटकरी का उपयोग होता है। किस प्रक्रिया पर आधारित है? ये स्कंदन पर आधारित है, जिसकी वजह से रक्त का थक्का जम जाता है। दाढ़ी वाड़ी बनाने के बाद फिटकरी फेर देते हैं। ठीक है ना। किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला देखिए, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? लोहे का भार बढ़ेगा, बताया था अभी आपको। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। सबको ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। अब तो हम बिजली भी बनाने लगे हैं सूर्य के प्रकाश से, सोलर ऊर्जा से। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अभी सुबह ही कराया है। जल का परिवहन जाइलम से और भोजन का परिवहन फ्लोएम से। जा से जाइलम, जा से जल, फा से फूड, फा से फ्लोएम। ठीक है। तो भोजन का परिवहन फ्लोएम से होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ये दोनों ध्यान रखना है, आत्महत्या लाइसोसोम में और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। आगे बढ़ते हैं। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि या पी ग्रंथि है। शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा गॉइटर हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। अगला, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग और बेस्ट ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ नेगेटिव है। सर्वग्राही कौन सा है? तो AB पॉजिटिव है। एक आध दो प्रश्न रिपीट हो गए ना, तो उतना हमने डिटेल में आपको एक्स्ट्रा भी तो बता दिया है ना। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कोशिकाओं RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और व्हाइट ब्लड का 2 से 4 दिन होता है। अगर रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? तो विटामिन K चाहिए। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? तो खट्टे फल, स्पेशली आंवला। सूर्य के प्रकाश से शरीर को मुख्य रूप से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन D मिलता है। एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो मादा एनाफ्लिज के। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर महोदय ने। पोलियो की खोज किसने की थी? जोनास साल्क महोदय ने। ऐसा ना हो पता चला कि खत्म ही हो जाए, है ना, रिकॉर्ड करके हम हैरान। 82 मिनट की वीडियो और खत्म हो गई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ECG का प्रयोग किसने किया था? हृदय। ECG का प्रयोग किसने किया था? तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए। 98। EEG का प्रयोग क्यों करते हैं? तो मस्तिष्क को मापने के लिए EEG का प्रयोग करते हैं। वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और बच्चों में कितनी होती हैं? 300। ठीक है। अगला 306। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी। 500 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बैटरी कम बची इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे, पर आपको बता देते हैं नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं नंबर 7052547003 पर व्हाट्सएप करके जल्दी से जल्दी नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। और इस बार इन दोनों भर्ती परीक्षाओं में एक न एक में सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इसके बाद बड़ी समस्या होने वाली है सिलेक्शन लेने में। आज सुबह हमने आपको सिलेबस बता दिया, जो सिलेबस आगे होने वाला, अभी तो फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन आप जानते हैं अगर विरोध नहीं किया जाता है तो चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी जाती हैं। तो कैसा क्या सिलेबस रहने वाला है आज सुबह हमने वीडियो बनाकर बता दिया है।
बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो आपको और बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अस्पताल सहायक की हिंदी और इंग्लिश की क्लास अभी थोड़ी देर बाद आने वाली है, 2 पाठ कराएंगे, आपको हमने बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।